दोस्तों, आज जब मैं आ रहा था तो कुछ पंक्तियां बनी कि ज़िंदगी तेरी अजब कहानी, ज़िंदगी तेरी अजब कहानी, कभी बर्फ़, कभी धूप, कभी पानी। मीरा ने क्या पाया सुध-बुध खोकर, मीरा ने क्या पाया सुध-बुध खोकर, सिद्धार्थ बन गए बुद्ध सब कुछ त्याग कर। ज्ञान, अपना अपना ज्ञान और अपना अपना धर्म, हर धर्म की आधारशिला केवल है कर्म। तो जो कर्म है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको इनविजिबल से इनएविटेबल बनाती है। आज मैं अपनी कहानी, मैं फर्रुखाबाद शहर से आता हूँ, एक छोटा सा शहर है, और वहाँ से आगे बढ़कर मैं आज जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखती हैं बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे लोग। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ, जो मेरे फादर थे, पापा जिनको मैं कहता हूँ, तो उनकी एक लोकाक्ति वो कहते थे कि छैया छैया जइयो और छैया छैया आइयो, मीठा कर कर खइयो और नरम बिस्तर पे सुइयो। तो ये एक सेठ थे, उन्होंने अपने बच्चों को मरते समय ये सीख दी। और एक बेटा था, उसने कहा कि सुबह बहुत जल्दी निकलना चाहिए और रात को लेट आना चाहिए, छाँव में जाना चाहिए, छाँव में आना चाहिए, और इतनी मेहनत करना चाहिए कि जो भी कुछ खाऊं उसको अच्छा महसूस करूं। और उसके साथ वो अपना जो भी खाता था उसको अच्छा लगता था, अच्छी नींद आती थी। तो उसने उनके जो फादर की बात थी उसको ऐसे माना, और दूसरे ने अपनी दुकान से घर तक एक छत पड़वा दी और छाँव में जाता था, छाँव में आता था, और खूब मीठा खाता था और गुदगुदे बिस्तर पर सोता था। क्या हुआ? पहला बेटा तो बहुत सफल हो गया और दूसरे बेटे को डायबिटीज़ हो गई। तो इस तरीके की जो सीख होती है ये शुरू होती है। अब मैं फर्रुखाबाद के एक फर्रुखाबाद है, बहुत छोटा सा शहर है, और वहाँ नगर पालिका जो स्कूल हुआ करता था वहाँ से मैंने एजुकेशन ली, और इंटर कॉलेज वहीं से किया, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल था। उस समय 10 पैसे फीस हुआ करती थी मेरी। आजकल के बच्चों को तो 10 पैसे का सिक्का भी शायद उन्होंने नहीं देखा होगा। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और दुकान पर बैठता था। मेरे जो बाबा थे काफ़ी अनुशासन पसंद थे, वो मुझे 4:30 बजे उठा दिया करते थे और कहते थे कि चलो। 4:30 बजे उठाकर वो हमको गंगा जी ले जाते थे। फर्रुखाबाद के किनारे गंगा जी बहती हैं, और जब हम गंगा जी में स्नान कर कर आते थे उसके बाद वो कहते थे कि दुकान, मेरा एक कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर मैं बैठता था, और फिर उसके बाद स्कूल जाता था, स्कूल से फिर लौटकर फिर दुकान और फिर सोना। तो इस तरीके की बहुत कठिन दिनचर्या थी। उस समय मैं सोचता था कि जो मेरे और दोस्त हैं वो तो खूब मस्ती मार रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो उन्होंने अनुशासन और ये कर्मठपन सिखाया मुझको, इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन माई लाइफ। और इसी प्रकार से मैंने 22 साल की उम्र तक व्यापार किया, पैतृक व्यवसाय था। और एक दिन एक परिवर्तन हुआ। मेरे बुआ जी के लड़के थे, वो एक IAS बन गए, और जब वो IAS बन गए तो एक सफ़ेद चमचमाती हुई एम्बेसडर कार में मेरी दुकान के सामने आए। लाल बत्ती थी, तो मुझे लगा यार ये भी कैरियर बहुत अच्छा है। अब उस कैरियर में मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब सिविल सर्विस के बारे में कुछ पता तो था नहीं मुझे, लेकिन ठीक है, अब मैं सोचता रहा। फिर मैंने 5-6 महीने बाद अपने फादर से बात की कि पापा मुझे ये करना है, तो बोले कि ठीक है ट्राई करो, और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। अब वो कहानी थी 3 राजकुमारों की कहानी। 3 राजकुमार थे, उनमें प्रतियोगिता रखी गई, और वो तीरंदाजी प्रतियोगिता। एक ने अपना लक्ष्य रखा एक पहाड़ की चोटी, दूसरे ने अपना लक्ष्य रखा एक मंदिर का बुर्ज, और तीसरे ने अपना लक्ष्य रखा आकाश। तो जो आकाश जिसका लक्ष्य था वो ही जीत गया, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो फादर ने ये कहा जो भी करो वो बड़ा करो,
छोटे में कंप्रोमाइज़ मत करो। तो जीवन इसी तरीके से चलता रहा। मैंने एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि कहाँ पर जा सकता हूँ। बनारस में मेरे फूफा जी थे, वो प्रोफेसर थे BHU में, सबसे पहले मैं उनके पास गया। अब 90s में आपको मैं बताऊं कि आजकल तो बहुत चीज़ें बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हैं, लेकिन 90s में हिंदी मीडियम में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं अंग्रेजी की किताबें लेता था, उनसे अनुवाद करता था और उसके बाद अपने नोट्स बना रहा होता था। इस तरीके से मैं 2-3 महीने बनारस में रहा। मेरे फूफा जी को चुटकुले, छोटे छोटे से चुटकुले सुनाकर वो ज्ञान दिया करते थे। तो एक दिन वो मेरे पास आए कि आलोक, 2 लोग दौड़ रहे थे, एक फर्स्ट आ गया और एक सेकंड। मैं समझ गया। बोले कि भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपको पता लगे आप कहां पर सेट हो रहे हो। मैं इस बात को सुनकर इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद में मैंने तैयारी शुरू की। अब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी शुरू की आदत थी, बाबा ने जो सिखाया था कि सुबह 4:30 बजे उठना, तो मैं जल्दी सो जाता था। तो आज भी मुझे याद है, एक मेरे डायरेक्टर थे, वो आए एक दिन हॉस्टल में और हॉस्टल में आकर उन्होंने देखा 11 बजे मैं सो रहा था। तो मुझसे बोलते हैं कि यार आलोक, तुम तो सोते रहते हो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सिविल सर्विस तो ऐसे नहीं होती है। तो मैंने कहा सर मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। और चांस की बात है, उस पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से उस साल मेरा ही सिलेक्शन हुआ। और जब सिलेक्शन हुआ तो एक इंटरव्यू की बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू और भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम में मेंस क्लियर करने के बाद का इंटरव्यू। अब 2 प्रश्न मुझे आज भी याद हैं। पहला प्रश्न तो उन्होंने पूछा कि भाई आलोक, तुम इतने दिनों से व्यापार कर रहे थे और अब आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हो। तो मैंने कहा सर, जो परेशानियां मुझे अभी सीट के उस तरफ हो रही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सीट के इस तरफ ना दूं। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो कभी कभी इलिटरेट भी होते हैं, उनके ऑर्डर्स आप कैसे कैरी आउट करोगे। तो मैंने कहा सर, जो डिग्री है वो शिक्षा का मापदंड नहीं होती। शिक्षा का मापदंड होता है कि आपको कितना सोसाइटी के बारे में ज्ञान है। और मुझे लगता है कि इन 2 आंसर्स के कारण ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद जब मैं जा रहा था चेन्नई, तो मेरे फादर ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई आलोक, तुम बिजनेस फैमिली से हो, ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा रूप होता है कि वो लोगों को परेशान करते हैं ज़्यादा, तो तुम्हें लोगों को परेशान नहीं करना है, उनकी हेल्प करना है। और मैंने 25 साल नौकरी की और कोशिश यही की कि किसी को परेशान ना करूं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। आज मैं बहुत अपने आप को धन्यवादी समझता हूं कि मैं ऐसा कर पाया। अब जब 25 साल हो गए सर्विस करते हुए, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन। मुझे मौका मिला, मैंने भारत को 3 बार विदेशों में रिप्रेजेंट भी किया। और एक हमारे यहाँ सर्विस होती है जिसको कि हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, वहाँ भी मैंने 4 साल काम किया। मिनिस्ट्री में भी मैंने 4 साल काम किया और पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूशन किया। तो जब मेरा प्रमोशन एज एडिशनल कमिश्नर हो गया तो मुझे लगा कि यार जो मेरी क्षमता है उतना मैं सुपरवाइजरी रोल में काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है, लेकिन जो फाइलें आती हैं उनमें आपको केवल छोटा सा डिसीजन लेना होता है, वो आप आधे घंटे में ले सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ और भी करना चाहिए, इस बंधन से बाहर निकलकर कुछ और करो। तो मैंने डिस्कस किया अपनी वाइफ से और उन्होंने सपोर्ट किया मुझको। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो। और बच्चों से भी डिस्कस किया, बच्चों ने भी कहा ठीक है। और मैं उस चलती हुई बहुत अच्छी सर्विस को छोड़कर दिल्ली आ गया। बहुत कठिन डिसीज़न था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब आप इस प्रकार का कोई कठिन डिसीज़न लेते हो और कुछ नया करने की सोचते हो तो जो पूरी सृष्टि है वो आपको सपोर्ट करने लगती है। और ऐसा ही हुआ। जब मैं दिल्ली आया तो एक मित्र से मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे मुझे ऑफिस चाहिए, लॉ फर्म खोलनी है। तो उनकी जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है मेरी जगह पर आप लॉ फर्म खोल लीजिए। मैंने लॉ फर्म खोल ली। और एक मेरे मित्र थे, सीनियर थे, वो एक दिन पूछते हैं कि भाई आलोक क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ। तो ले मैं आता हूँ। और वो आए और अपने साथ एक अपने मित्र को लेकर आए कि बोले इनकी कोई समस्या है। और वो टाटा
का जो इंटरनेशनल विंग है उसके हेड थे। तो इस तरीके से मुझे काम मिल गया। लगभग 6 महीने तो मुझे थोड़ा सा परेशानी लगी, मुझे लगा कि यार सब कुछ छोड़कर मैं ये नया काम शुरू कर रहा हूँ और ये मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद आज मेरी जो लॉ फर्म है बहुत अच्छा कर रही है और जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, उनको एक मौका दे रहा हूँ कि वो कुछ नया नया करें। तो मेरा जीवन अच्छा गुजर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि एक मेरा पैशन और भी है, पोइट्री का पैशन। तो उसमें मेरे 3 संकलन आए हुए हैं, पत्थरों की धड़कन, लहरों की थिरकन और आत्ममंथन। एक जो मेरा बहुत अच्छी पोएम मुझे लगती है कि मुदी आँख में सपनों की लय, मुझको रखती है स्पंदित, खुली आँख का ये रीतापन, कुछ अर्थ खोजना है जीवन। तो ये जीवन का अर्थ खोज रहे हैं, हम सभी लोग खोज रहे हैं, आप भी खोज रहे हैं और हम भी खोज रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने लगभग 44 इयर्स की उम्र में आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया, वो था बेसिक कोर्स। उस कोर्स को करने के बाद मुझे ये लगा कि जो मेरी एजिंग है वो रुक गई, क्योंकि जब 44 साल के आप होते हो तो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा एज करने लगे हो। लेकिन जब मैंने उस कोर्स को किया तो उसके बाद आज मैं 61 साल का हूँ और इस 61 इयर्स में मुझे हर दिन यही लगता है कि मेरी और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ गई है। उसको और भी आगे मैंने कोर्सेज़ किए और आज एक आर्ट ऑफ लिविंग का फैकल्टी हूँ मैं और कोर्सेज़ लेता हूँ। और साथ साथ मैंने एक और आज अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जिसका नाम है सनातन और चिल। सनातन और चिल ये ऐसा नाम क्यों रखा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो जो सनातन धर्म है हमारा वो लाखों सालों से चला आ रहा है, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, सब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उस नॉलेज को हम चाहते हैं कि वो क्योंकि वो बहुत सरल सी नॉलेज है, लेकिन उनने संस्कृत या हिंदी का ज्ञान कम होने के कारण उसको हमने अपनाया नहीं है। तो उस नॉलेज को बहुत ही खेल खेल में हम लोगों को समझाना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम सनातन एंड चिल रखा। तो अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि एक फर्रुखाबाद से आया हुआ व्यक्ति जिसकी कि एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई, संसाधन बहुत सीमित थे, संघर्ष बहुत था और आपके सपने भी बड़े थे। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जब आप छोटे शहरों से आते हो, तो मेरा तो एक ही बात कहना है कि जो छोटे शहर से आते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं और जिनको हर चीज़ प्लेट पर मिल जाती है वो रेडीमेड होते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन चल रहा है और मुझे लगता है कि हम सभी को सपने देखने चाहिए, क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जो सपने हैं वो होते हैं सपने जो सोते हुए नहीं बल्कि खुली हुई आंखों से देखे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।